मांडविया जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मेरी सहयोगी राज्य मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री माननीय सुश्री शोभा जी, हमारे स्थानीय सांसद श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी जी एवं यहाँ उपस्थित विभिन्न मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सभी के मार्गदर्शक और आयुर्वेद के उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मैं हृदय तल से स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति ने आज के इस अनुपम अवसर को और भी अधिक विशेष बना दिया है। मैं भगवान धन्वंतरी और भी अधिक विशेष स्वास्थ्य मैं भगवान धन्वंतरी जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्रार्थना करता हूं। आप इसी ऊर्जा से और समर्पण के साथ भारत की सेवा करते रहे और आपके नेतृत्व में हमारा देश और भी ज्यादा हेल्दी एंड वेल्दी बने, यही कामना मैं ईश्वर से करता हूं। आज का यह अवसर इसलिए भी हम सभी के लिए हर्ष और गर्व का अवसर है क्योंकि आयुर्वेद दिवस को अब एक वैश्विक पहल बन चुका है। हमारा यह अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान निरंतर अपने उद्देश्य से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसी सफलता का एक अध्याय है हमारा आयुष औषधि केंद्र, जहां से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा और अन्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए शुद्ध और प्रामाणिक दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। आयुष औषधि केंद्रों का लक्ष्य नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करते हुए आयुष चिकित्सा की सुलभ, सस्ती और सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करना है। आयुर्वेद के मूल में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की भावना है। आयुष पर एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के लगभग 95% ग्रामीण और 96% शहरी आयुष के बारे में जानकारी रखते हैं। ये बहुत ही उत्साहवर्धक नतीजे है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपको जानकर खुशी होगी कि आज आयुर्वेद दिवस 150 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया में हो रही आयुर्वेद का ही जय जयकार के पीछे आपके प्रयासों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2014 के बाद से वैश्विक स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भागीदारी को एक नया आयाम मिला है और इसके पीछे आपकी भूमिका अनुकरणीय है। हमारी मराठी भाषा में कहा जाता है, आरोग्य हीच खरी संपत्ति, यानी स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आयुर्वेद इसी संपत्ति का सबसे बड़ा संरक्षक है, जिसमें कहा गया है कि आरोग्य ही सर्वोत्तम सुख संपदा है। आयुर्वेद उपचार से आगे बढ़कर प्राणी मात्रा के कल्याण को महत्व देता है और इसकी प्रासंगिकता आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। यही कारण है कि आज दुनिया आयुर्वेद को अपना रही है और इसका लाभ पा रही है। और आयुर्वेद के इसी महत्व को देखते हुए हमने इस वर्ष की थीम रखी है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मार्गदर्शन पाकर हमने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक देशों के साथ समझौते किए हैं। इस समय आयुर्वेद दुनिया भर में 24 देशों में मान्यता प्राप्त है, जबकि आयुर्वेद उत्पादों को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है। आयुर्वेद के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आई सपोर्ट आयुर्वेद पहल को शुरू किया गया है।
बीते इस साल में दुनिया के 105 देशों में 16 करोड़ से अधिक हिट मिले थे, जबकि इस बार हमारा लक्ष्य इसे 150 देशों में 25 करोड़ से अधिक हिट दिलवाने का है। आयुष वीजा जैसी पहल और WHO जैसे संगठनों के साथ साझेदारी ने आयुर्वेद के लिए दुनिया में नए द्वार खोले हैं, जिसमें आपकी दूरदर्शिता का विशेष योगदान है। केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद की व्यापकता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। आज AIIA के दूसरे चरण का उद्घाटन और आयुष योजना के तहत 4 नए उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ भी हो रहा है, जो आयुर्वेद में अनुसंधान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसके अलावा योग और प्राकृतिक चिकित्सा में नए अनुसंधान केंद्रों की नींव रखी जा रही है, जो इन प्राचीन पद्धतियों को वैज्ञानिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाएंगे। इतना ही नहीं, आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। आयुर्वेद से जुड़े इस पूरे इकोसिस्टम के विकास में देश में हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म को भी अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही औषधीय पौधों की खेती करने वाले हमारे किसान भी लाभ अर्जित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का प्रथम चरण संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती अर्थात 25 दिसंबर 2023 तक 1 माह तक चलाया जाएगा। मेरे देश के सभी आयुर्वेद के छात्र, अध्यापक तथा चिकित्सकों से यह अपील है कि इस सेवा कार्य में समर्पित भावना से तथा सक्रियता से अपना सहभाग दें। साथ ही मेरा देश के नागरिकों से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि आप भी इस अभियान में अपना प्रकृति परीक्षण करवाकर स्वस्थ रहने का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन सभी प्रयासों और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमारा देश सेहत से समृद्धि की यात्रा को पूरा करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि भगवान धन्वंतरी आपको निरोगी रखे और दीपावली का यह पर्व आप सभी के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से संपन्नता, सौहार्द और वैभव लेकर आए। आप सभी को दीपोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी। और अब मैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया से सादर अनुरोध करती हूं कि इस अवसर पर अपने उद्गार हम सब के साथ साझा करें। स्वागत करें केंद्रीय मंत्री का। आज 9वें आयुर्वेदिक दिन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित देश के प्यारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव माधव जी, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री आदरणीय शोभा करंजले जी, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, आदरणीय सांसद जी, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ को विकास के साथ जोड़कर जो सर्वजन हिताय
सर्वजन सुखाय का हेल्थ मॉडल तैयार किया है, उसने देश की जनता के लिए हेल्थ सर्विस को एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और अवेलेबल बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका मानना है कि अगर देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज बनेगा और स्वस्थ समाज समृद्ध देश का निर्माण कर पाएगा। आपके द्वारा देश को आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें आपने 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश में 10,000 से अधिक जन औषधि स्टोर खोलकर देश के नागरिकों को सस्ती, उच्च गुणवत्ता युक्त दवाएं प्रदान की है, जिसका लाभ प्रतिदिन 20 लाख से अधिक लोग ले रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पूरे देश में लगभग 2.5 लाख से भी अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं, जिसके जरिए राज्य सरकारों को मदद दी जा रही है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवा के साथ लोगों को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां और वेलनेस गतिविधियों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसका परिणाम स्वरूप हर साल जो 5 करोड़ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे, अभी हाल में नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उसमें स्वास्थ्य हेतु होने वाले खर्च भी कम होना एक कारण है। पिछले 1 दशक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों और औषधालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाओं का विस्तार देश में 393 जिलों से बढ़ाकर 674 जिलों में किया गया है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ 2014 से पहले जहां 2 करोड़ से कम परिवारों को मिल रहा था, वह अब बढ़कर लगभग 4 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। वर्ष 2014 से पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों की संख्या देश में 8 करोड़ से कम थी, जो आज बढ़कर लगभग 15 करोड़ से अधिक हो चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से कर्मचारी राज्य बीमा निगम की एक अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है और 6 की आधारशिला रख रहे हैं। इन संस्थानों से श्रमिक कामगारों के परिवारों को स्वास्थ्य लाभ होगा। वर्तमान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भी इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों को पीएमजेएन पैनल अस्पतालों में इलाज कराने में भी मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज स्वयं हमारे बीच उपस्थित रहकर हम सब देशवासियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी लोग सहित सभी देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आयुर्वेदो अमृता नाम, यानी अमृत स्वरूप है आयुर्वेद, और अब आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति बना रहे हैं होलिस्टिक वेलनेस का अनोखा संगम। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत के
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार में सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसद जी और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों और देश भर में विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे विशेष मेहमान जो इस कार्यक्रम में डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, आज ये हम सबका सौभाग्य है कि आज इस दिवस को, जो हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विभिन्न योजनाओं का श्री गणेश कर रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति यह हम सबको गौरवान्वित करती है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपने, प्रधानमंत्री जी ने यह दिवस स्वस्थ सेवाओं को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वास्थ्य के, उसके लिए समर्पित किया है। मैं मानता हूं कि यह शुभ दिन है, प्रासंगिक है और ऐतिहासिक दिन है। शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम आज भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं और स्वास्थ्य के साथ उसे जोड़ते हुए इस दिवस को समर्पित करते हैं, इसलिए उसकी प्रासंगिकता बनती है। और साथ ही साथ ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज आपके कर कमलों द्वारा जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य जगत में एक मील पत्थर साबित होगी और बहुत आगे बढ़ने में इसका योगदान होगा। इसके लिए विशेष करके आपको धन्यवाद, अभिनंदन और इस ऐतिहासिक दिन के लिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में स्वास्थ्य को देखने का और स्वस्थ जीवन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय का नजरिया आपने बदला है। पिछले 10 वर्षों में आपने स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं चलाई, जो कार्यक्रम बनाए, जो नीतियां बनाई, वो सारी नीतियां स्वास्थ्य को एक नई दिशा में ले जाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और हम कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व में आज स्वास्थ्य समग्रता में देखा जा रहा है और होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा जा रहा है और सभी विधाओं को साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। और उसी का ये परिणाम है कि आज आयुर्वेद के भी शिलान्यास हो रहे हैं, आज एलोपैथी के भी हो रहे हैं। आप भारत को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी भी योजनाएं समर्पित हो रही हैं और इसके साथ साथ आम व्यक्ति को सुविधा पहुंच सके, इसको भी आप क्रियान्वित कर रहे हैं। यह आज के दिन की विशेषता है और इसलिए यह दिन स्वास्थ्य को समर्पित है, समग्रता को समर्पित है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं यहां बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले हम साइलोज में सोचते थे और एलोपैथी तो सिर्फ प्रिवेंटिव का पार्ट देखता था, लेकिन आज आपने जो स्वास्थ्य नीति दी है उसमें 2 विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो है कि वह होलिस्टिक है, उसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, पैलिएटिव सबकी चिंता की गई है। और दूसरा कि सभी विधाओं को एक साथ जोड़ करके एक छत के नीचे लाने का आपने जो प्रयास किया है यह हमेशा याद किया जाएगा और दुनिया ने भी इसको सराहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए आज जब हम को शेयरिंग की बात करते हैं, कोलैटरल की बात करते हैं,
एक ही छत के नीचे सभी विधाओं को जगह देने की बात करते हैं, तो वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही नीतिगत निर्णय है, जो आम आदमी के स्वास्थ्य को मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान करता है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के दिन आपने फार्मा सेक्टर को जो आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है, उसको क्रियान्वित करने का समय आ गया है। और आज फार्मा सेक्टर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर, फिर चाहे वो गुजरात में हो वापी में, फिर चाहे वो काकीनाडा में आंध्र प्रदेश में हो, या अन्य किसी स्थान पर हो, यह बल्क ड्रग्स बनाने की योजना और इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस को मजबूती देने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो आपने रास्ता प्रशस्त किया है, उसको आज भारत को समर्पित करने का दिन आया है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको विशेष करके इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 सालों में जो हमारे पास सिर्फ 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज आपने भारत में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थापित किए हैं। और आपके नेतृत्व में आज इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में, इन मेडिकल साइंसेज में विभिन्न किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर के योजनाएं आप समर्पित कर रहे हैं, जिससे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अपने आप में आगे खड़े होंगे और निश्चित रूप से उस इलाके में जो पहले रीजनल इम्बैलेंस था, उसको बैलेंस लाने में और वहां की मरीजों की सेवा करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ये मैं जरूर आज कहना चाहता हूं। और आज ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है कि आपके नेतृत्व में जब आयुष्मान भारत पीएम जय का कार्यक्रम रांची में आपने प्रारंभ किया था और आपने गंभीर बीमारी से जूझने वाले लोगों को राहत दी थी और गरीब लोगों को, उस समय आपने 10 करोड़ 74 लाख परिवार को जोड़ा था। आज वो 12 करोड़ 36 लाख से ज्यादा परिवार हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो चुनाव के पहले कहा था कि हम 70 साल से ऊपर की कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला, किसी भी जाति की, किसी भी मजहब की, किसी भी इलाके की, कहीं भी होंगे, इनको हम 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देंगे और इनके इलाज की मुफ्त व्यवस्था करेंगे और जिंदगी करेंगे। जब तक उनकी अंतिम सांस न हो तब तक उनका इलाज करेंगे और उनको जीवन दान देंगे। जी, इसकी जीवन के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इस कार्यक्रम को चलाएंगे। आज वो पवित्र घड़ी आ गई है जब आपके कर कमलों द्वारा ये आयुष्मान भारत में जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनकी संख्या 6 करोड़ से ज्यादा बनती है, उनको आप आज मुख्य धारा में शामिल करेंगे और उनको आप एक नई रोशनी, एक नई ताकत देंगे। इस बात के लिए भी मैं आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ही के दिन आपके करकमलों द्वारा, आपके बताए रास्ते पर यूविन को भी हम लॉन्च करेंगे। यह यूविन जो हम टीकाकरण का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जन्म से पहले माता को 2 टीके लगते हैं और जब बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर 16 वर्ष तक उसको 12 बीमारियों के लिए 11 टीके लगते हैं और 27 डोज लगते हैं। इसको अब डिजिटली किया जाएगा और हर बच्चे का और माता का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा जब तक वो 16 साल का नहीं हो जाता और उसको 24 के 24 डोज नहीं लग जाते। ये सारे का सारा डिजिटल कैप्चर किया जाएगा इस यूविन के माध्यम से। ये क्रांतिकारी कदम होगा जिससे हम अपने नवजात शिशु की रक्षा कर सकेंगे, सुरक्षा दे सकेंगे, टीकाकरण को और नीचे तक, जमीनी स्तर तक पहुंचा सकेंगे। इसलिए मैं फिर से प्रधानमंत्री जी को जहां धन्यवाद देना चाहता हूं, वहीं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने मेडिकल एजुकेशन को, आयुर्वेद को हर एक तरीके से आगे बढ़ाने में पूरा योगदान किया है और आपने
नीतियां इस तरीके से बनाई हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएं। आपने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि 5 साल के अंदर 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाई जाएंगी। विभाग इस पर कार्यरत है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसको करने में सफल होंगे और 75,000 से ज्यादा मेडिकल सीट्स हम दे पाएंगे ताकि हमारे बच्चे और मेडिकल स्टूडेंट्स बन सके। ये मैं कहना चाहता हूं। आज के दिन हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए आतुर हैं। आपके और उनके बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और आज के दिन जो आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र को समर्पित योजनाओं को अंजाम दिया है, आपके कार्यक्रमों द्वारा जिसका शिलान्यास होगा वह आगे चलकर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार माननीय मंत्री जी। मान्यवर, बाल्यावस्था से ही हम परिवार के बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं आशीर्वाद के 2 शब्द, आयुष्मान भव, यानी दीर्घायु हो। और अब हमारे सम्मानित बुजुर्गों के लिए भी चरितार्थ हो रहा है आयुष्मान भव का आशीर्वाद, क्योंकि अब 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का विशेष मुफ्त स्वास्थ्य कवर। कैसे ये निर्णय इनके स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, आइए इसी पर देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। इस परिस्थिति का नाम सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, इसका नाम बीमारी भी है, लाचारी भी है, जिन्होंने हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया। ऐसे बुजुर्गों के लिए अब श्रवण कुमार बनेगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत अब सभी 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बुजुर्गों की छड़ी हर घड़ी। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने माँ बाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी। अब से देश का हर एक नागरिक जो 70 से अधिक की आयु का है, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप से क्यों ना हो, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। किसी केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी अपनी मौजूदा योजना या आयुष्मान भारत में कोई एक चुन सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए सीधे आधार से पंजीकरण कर सकते हैं। 30,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ पहले दिन से वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदा बीमारियों पर कवर मिलेगा, ताकि जो 2 हाथ हमें आशीर्वाद देते हैं वो हमेशा मजबूत रहें और जब जब वो हमें देखें बस एक ही बात कहें, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आयुष्मान भारत 70 प्लस, बुजुर्गों की छड़ी हर घड़ी। देश का हर जन हो स्वस्थ, ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका अनुपम उदाहरण है, जिसके तहत 55 करोड़ भारतवासी स्वास्थ्य कवर प्राप्त कर रहे हैं। और लाभार्थियों में अब हमारे देश के बुजुर्ग जो किसी भी आय वर्ग के हों शामिल हैं। आज के इस सुअवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुग्रह करती हूँ कि बुजुर्ग लाभार्थियों को सम्मान स्वरूप आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करें। सबसे पहले मंच पर पधार रहे हैं उत्तर प्रदेश से श्री पंचानन शुक्ला।
और अब मंच पर आ रही हैं हरियाणा से श्रीमती फूला देवी। और अब चंडीगढ़ से श्री दीपचंद पधार रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से वय वंदना कार्ड प्राप्त करने के लिए। और अब उत्तराखंड से श्रीमती तृप्ता शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक आभार। माननीय, आज के इस अवसर पर देशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं कई विशेष पहल का विस्तार, जैसे दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक यूविन, स्वास्थ्य पेशेवरों और संस्थानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च, हेल्थ केयर में डिलीवरी के लिए इनोवेटिव अप्रोच के तहत ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए हेल्थ एक्शन प्लान तथा सेल्फ केयर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण अभियान का भी शुभारंभ। साथ ही आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ESIC इनकी भी तमाम योजनाएं तथा फार्मास्यूटिकल विभाग की भी विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास करें। सरकार के ये प्रयास मजबूती प्रदान कर रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को। देवी और सज्जनों, केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ वेलनेस को भी गति प्रदान की जाए, जिसके लिए विभिन्न आयाम पर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों पर आपको कुछ शॉर्ट फिल्म्स दिखाना चाहेंगे, जिनमें सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं को कैसे सुदृढ़ कर रही है केंद्र सरकार। आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। हेल्थ केयर फॉर ऑल, इस विजन के साथ बीते 10 सालों में देश ने प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर पर अभूतपूर्व बल दिया है। इसी कड़ी में आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में
12,855 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेल्थ प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। दिल्ली भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के फेज 2 IIT दिल्ली और JNU में आयुर्वेद अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। एम्स दिल्ली में नेशनल लेवल रिसर्च एंड रेफरल इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंसेज, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास। मध्य प्रदेश मंदसौर, नीमच और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज। भोपाल एम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एक्सटेंशन। इंदौर में 300 बेड के ESIC अस्पताल का उद्घाटन। शिवपुरी, खंडवा, रतलाम, राजगढ़ और मंदसौर में नर्सिंग कॉलेज और पीथमपुर में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। कर्नाटक 4 शहरों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक। बोम्बासंद्रा में 200 बेड और नरसापुरा में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। छत्तीसगढ़ बिलासपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रायपुर का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स गोरखपुर में डेंटिस्ट्री और कॉर्निया ट्रांसप्लांट ब्लॉक्स का शुभारंभ। मेरठ में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है। ओडिशा बरगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान खोरड़ा का शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश एम्स बिलासपुर में जन औषधि केंद्र, पल्मोनरी और एंडोक्राइनोलॉजी समेत अन्य सुविधाओं का उद्घाटन। साथ ही एम्स कैंपस में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और अन्य सुविधाओं का शिलान्यास। कुल्लू और चंबा में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। आंध्र प्रदेश अच्युतापुरम में 30 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। तमिलनाडु इरोड, विल्लुपुरम, थेनी, रामनाथपुरम और कांचीपुरम में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। असम एम्स गुवाहाटी में रेडियोथेरेपी ब्लॉक समेत अन्य सुविधाओं का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल एम्स कल्याणी में जन औषधि केंद्र, कैथ लैब और हार्ट लंग सुविधाओं का उद्घाटन। बिहार एम्स पटना में NICU, किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर के इलाज के लिए HELA ABC सुविधाओं का उद्घाटन। मणिपुर हॉबल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। हरियाणा ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद का 500 बेड के साथ उन्नयन। बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिलोच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 15 बेड के अस्पताल का शिलान्यास। राजस्थान 8 शहरों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लोगों को किफायती और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। देश भर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। साथ ही आयुर्वेद और नेचुरोपैथी चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञान देश के विकास को मजबूत आधार देता है और इसीलिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में अनुसंधान और शोध कार्य यानी रिसर्च और डेवलपमेंट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कैसे ये प्रोजेक्ट्स भी इस दिशा में देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए देखते हैं ये फिल्म। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर नाइपर्स में फार्मा मेडिटेक के 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, आयुर स्वास्थ्य योजना में 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण और सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भुवनेश्वर का शुभारंभ हो रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिकल डिवाइस अहमदाबाद डायग्नोस्टिक्स, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स और इम्प्लांट के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइटो फार्मास्यूटिकल्स गुवाहाटी हर्बल औषधि के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद
बल्क ड्रग्स के क्षेत्र में तकनीकों का विकास करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल ड्रग डिस्कवरी मोहाली संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएगा। IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, JNU और CBRI लखनऊ में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हो रहा है, जहां आयुर्वेद चिकित्सा में नवाचार व अनुसंधान को नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से शुभारंभ हो रहा है राष्ट्रव्यापी पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण। अब हर नागरिक अपने शरीर का प्रकार जान पाएंगे, उसी के अनुसार आयुर्वेदिक प्रथाओं को अपना सकेंगे। मान्यवर, डिजिटल इंडिया आज भारत की ताकत है, जिसका विश्व में डंका बज रहा है। डिजिटल हेल्थ आज एक वास्तविकता बन गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के डिजिटल पहलू पर आइए देखते हैं ये फिल्म। आज का भारत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीब की कमाई के लिए, भलाई के लिए, गरीब की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए करता है। देश का नया यूविन ऐप किसी क्रांति से कम नहीं है। ये ऐप जन्म से लेकर के 16 साल के बच्चे को और गर्भवती महिलाओं को भी किस दिन कौन सा टीका लेना है वो पूरा रिकॉर्ड रखेगा। इस ऐप से लाभार्थी देश में कहीं भी अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर को लोकेट करके वहां पर जाकर टीका ले सकते हैं। गांव, पहाड़ों, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों तक पहुंच सुगम होगी और देश के किसी भी बच्चे या माता का टीका ना चूके, ये टेक्नोलॉजी से सुनिश्चित होगा। इतना ही नहीं, देश भर के टीकाकरण के लाभार्थियों तक स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचने में सहायता मिलेगी। दूर दराज के इलाकों में अब दवाओं की डिलीवरी ड्रोन से भी होगी। वो मरीज जो हॉस्पिटल तक आ नहीं सकते, उन टीबी के मरीजों तक दवाएं ड्रोन से पहुंचाना आसान होगा और इससे हम जल्दी से देश को टीबी से मुक्त करवा पाएंगे। पहाड़ी इलाकों में भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज पहुंचाएंगे। ये हेलीकॉप्टर सर्विस की जिम्मेदारी है। साथ ही एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए पोर्टल तैयार है, जो मौजूदा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के तौर पर काम करेगा। डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए जरूरी हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी डिजिटली ही रिक्रूट किया जाएगा। डिजिटल होते भारत में डिजिटली मिलेगा उपचार, उंगलियों के छोर पर मिलेगा स्वास्थ्य का वरदान। और सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे और महत्वपूर्ण पहलू पर आइए देख लेते हैं ये शॉर्ट फिल्म। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री, जेनरिक दवाओं की ग्लोबल डिमांड का 20% आपूर्ति करने वाला देश। भारत आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से एक विराट स्वरूप ले रहा है। सामान्य नागरिक को सस्ती दवाइयाँ मिले, हार्ट ट्रीटमेंट सस्ता हो, कैंसर का इलाज किफायती हो, इम्प्लांट कम कीमत में उपलब्ध हो। इसी संकल्प के साथ भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रभावी तरीके से काम कर रही है। PLI स्कीम से कंपनियों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ता है। तभी तो कभी बहुत महंगी कैटेगरी वाले हार्ट स्टेंट भी आधी कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल ने देश में आज कैंसर केयर, रेडियोलॉजी और इम्प्लांट जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाया है, जिसका सीधा फायदा देशवासियों को सस्ते इलाज के रूप में मिल रहा है। आज हम हार्ट वॉल, स्टेंट, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, सिरिंज पंप, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी बॉडी इम्प्लांट देश में ही बना रहे हैं। फिर से पेनिसिलिन जी का उत्पादन शुरू कर रहे हैं। पहली बार एंटीबायोटिक्स बनाने वाले फ्लैवोनोइक एसिड प्लांट लगा रहे हैं। तेजी से आगे बढ़ता देश का फार्मा सेक्टर आत्मनिर्भर भारत का ड्राइविंग फोर्स बनेगा। हम देश की जरूरतों को भी पूरा करेंगे और ग्लोबल सप्लाई हब भी बनेंगे।
जो आत्मनिर्भर भारत को गति दे रहा है मेक इन इंडिया, जिसके तहत डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के निर्माण में भी मेक इन इंडिया देश को आगे बढ़ा रहा है। मान्यवर, एक दूरदृष्टा, एक युग दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, आपके भव्य दिव्य उद्बोधन के लिए हम उत्सुक हैं, आह्लादित हैं। माननीय, आपसे करबद्ध आग्रह करती हूँ कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें, अपने अनमोल वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मनसुख मांडविया जी, प्रताप राव जाधव जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सुश्री शोभा करंदलाजे जी, संसद में मेरे साथी इसी क्षेत्र के सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, विभिन्न राज्यों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, देश के विभिन्न भागों से स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े डॉक्टर, वैद्य, आयुष और हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े लाखों भाई और बहनों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी, देवी और सज्जनों, आज पूरा देश धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की जयंती का पर्व मना रहा है। मैं आप सबको धनतेरस और धन्वंतरी जयंती की बधाई देता हूं। आज के दिन देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घर के लिए कुछ न कुछ नया खरीदते हैं। मैं विशेष रूप से देश के व्यापारी साथियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को भी दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। हमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत दिवालियां देखी है, लेकिन दिवालियां भले देखी हो, ये दिवाली ऐतिहासिक है। आपको लगेगा कि भाई इतनी दिवाली देख करके तो बाल सफेद हो गए और मोदी जी ये ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए। पांच 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है।
साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य परम धन है। कहते ही हैं हेल्थ इज वेल्थ। यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन मुझे इस इंस्टीट्यूट के पहले फेज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर ही मुझे इसके सेकंड फेज के लोकार्पण का अवसर मिल रहा है। अब यहां पंचकर्म जैसी प्राचीन पद्धतियों का आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूजन देखने को मिलेगा। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस की फील्ड में एडवांस रिसर्च भी होगी, और मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे, उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। अभी यहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के 5 अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए हैं। मुझे खुशी है इनमें से कई अस्पताल हमारे श्रमिक भाई बहनों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। ये अस्पताल हमारे श्रमिक वर्ग की सेवा के केंद्र बनेंगे। आज जिन फार्मा यूनिट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे देश में ही एडवांस मेडिसिन के साथ हाई क्वालिटी स्टेंट्स और इम्प्लांट भी बनेंगे। ये यूनिट फार्मा सेक्टर में भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हम में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब
1.25 करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते हैं। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, हर डॉक्टर के लिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप विश्वास करिए, लोगों को ऐसे संकट से उबारने वाली योजना पहले कभी नहीं बनी। और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के
बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की ये वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। साथियों, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए इलाज का खर्च कम से कम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती है। अगर ये जन औषधि केंद्र ना होते तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को अब तक जो दवाइयां बिकी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया उनका दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च हुआ होता, उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली, 80% डिस्काउंट में मिली। आप जानते हैं, हमने स्टेंट और नी इम्प्लांट में जैसे उपकरणों को सस्ता किया है। अगर ये निर्णय भी ना लिया होता तो सामान्य मानवी पर, जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाए हैं, उनको 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि उनके 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मुफ्त डायलिसिस की योजना से भी लाखों मरीजों का हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा है। हमारी सरकार जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चला रही है। इससे न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बच रही है, नवजात शिशुओं का जीवन बच रहा है, बल्कि वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच रहे हैं। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, और देश आज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं, बीमारी से होने वाली परेशानी और रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी होती है टाइमली डायग्नोसिस। अगर कोई बीमार होता है तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। आज इन आरोग्य मंदिरों पर करोड़ों लोगों की कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की आसानी से जांच हो पा रही है।
आसानी से जांच की वजह से लोगों का इलाज भी समय पर शुरू हो रहा है और समय पर शुरू हुआ इलाज भी लोगों के पैसे बचा रहा है। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भी देशवासियों के पैसे बचा रही है। ई संजीवनी योजना के तहत अब तक 30 करोड़ लोग, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 करोड़ लोग मान्य प्रतिष्ठित डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले चुके हैं। डॉक्टरों से निशुल्क और सटीक परामर्श मिलने से भी उनके बहुत पैसे बचे हैं। आज हमने यूविन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के साथ ही भारत के पास अपना एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटरफेस होगा। कोरोना के समय हमारे कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है। पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की सक्सेस भी आज एक ग्लोबल स्टोरी बन चुकी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए वही सफलता भारत अब हेल्थ सेक्टर में दोहरा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर में आजादी के 6-7 दशकों में जो काम नहीं हुआ वो बीते 10 वर्षों में हुआ है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आज इस कार्यक्रम में ही कर्नाटका, यूपी, एमपी और मध्य प्रदेश, वहां कई हॉस्पिटलों का शिलान्यास हुआ है। कर्नाटका के नरसापुर और बोम्मा सांद्रा में, मध्य प्रदेश के पीथमपुर, आंध्र प्रदेश के अचितापुरम और हरियाणा के फरीदाबाद में नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हुआ है। यूपी के मेरठ में नए ईएसआईसी हॉस्पिटल का काम भी शुरू हुआ है। इंदौर में भी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। अस्पतालों की बढ़ती हुई संख्या बताती है कि मेडिकल सीटें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं किसी गरीब बच्चे के उसका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो सपना टूटना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं सरकार की सफलता उसमें भी है कि मेरे देश के किसी नौजवान का सपना टूटे नहीं। सपनों में भी अपना एक सामर्थ्य होता है। सपने भी कभी कभी प्रेरणा का कारण बन जाते हैं। मैं चाहता हूं किसी मध्यम वर्ग के बच्चे को मजबूरी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश न जाना पड़े। इसलिए पिछले 10 साल से भारत में मेडिकल सीटें बढ़ाने का एक अभियान चल रहा है। बीते 10 साल में एमबीबीएस और एमडी की करीब कुल मिलाकर 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई है। और मैंने इसी साल लाल किले से घोषणा की है कि आने वाले 5 वर्ष में हम मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं गांव गांव तक डॉक्टरों की पहुंच कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। साथियों, आज देश में 7.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर हमारे यहां है। हमें ये संख्या भी और बढ़ानी है। इसके लिए भी देश में काम चल रहा है। आज दुनिया भारत को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में भी देखती है। पूरी दुनिया से लोग योग, पंचकर्म और मेडिटेशन के लिए भारत आते हैं। आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी।
हमारे युवाओं को, हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स को इसके लिए तैयार होना होगा। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स, आयुर्वेद स्पोर्ट्स मेडिसिन और आयुर्वेद रिहैब सेंटर्स, ऐसी कितनी ही फील्ड में भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए अपार अवसर बन रहे हैं। हमारे युवा इन अवसरों के जरिए न केवल खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि मानवता की बहुत बड़ी सेवा भी करेंगे। साथियों, 21वीं सदी में विज्ञान ने मेडिसिन की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। जिन बीमारियों को पहले असाध्य माना जाता था, आज उनके इलाज मौजूद है। दुनिया ट्रीटमेंट के साथ ही वेलनेस को महत्व दे रही है। और वेलनेस की बात होती है, जब आरोग्यता की बात होती है, तो इसमें भारत के पास हजारों वर्ष पुराना अनुभव है। आज समय है हम अपने इस प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस के नजरिए से भी प्रमाणित करें। इसलिए मैं लगातार एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का इतना गंभीर ज्ञान है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के नजरिए से इस दिशा में पहले ठोस कंक्लूसिव वर्क नहीं हुई। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में देश एक अहम अभियान लॉन्च कर रहा है। ये अभियान है प्रकृति परीक्षण अभियान। ये प्रकृति परीक्षण अभियान, क्योंकि हम देखते हैं कोई पेशेंट होगा, आयुर्वेद के कारण अच्छा हो गया, परिणाम दिखता है, प्रमाण अवेलेबल नहीं होता है। हमें परिणाम भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, ताकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास विश्व के आरोग्य की जड़ी बूटी पड़ी हुई है। इस अभियान के तहत आयुर्वेद के सिद्धांतों पर हम हर व्यक्ति के लिए आइडियल लाइफस्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। हम बीमारियों के आक्रमण से पहले ही उन लोगों के लिए रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। मैं मानता हूं इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हमारे हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकती है। हम पूरी दुनिया को हेल्थ केयर का नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस की सफलता का एक और बड़ा कारण है हर प्रिंसिपल का लैब वैलिडेशन। हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को भी इस कसौटी पर खरा उतरना है। आप देखिए, अश्वगंधा, हल्दी, काली मिर्च, ऐसी कितनी हर्ब्स हम पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग उपचारों के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। अब हाई इंपैक्ट स्टडीज में उनकी उपयोगिता साबित हो रही है। इसलिए आज दुनिया में अश्वगंधा जैसी औषधियों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस दशक के अंत तक अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट की मार्केट करीब $2.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आप कल्पना कर सकते हैं, लैब वैलिडेशन के जरिए हम इन हब्स का वैल्यूएशन कितना बढ़ा सकते हैं, हम कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आयुष की सफलता का प्रभाव केवल हेल्थ सेक्टर तक सीमित नहीं है, इसे एक और भारत में नए अवसर बन रहे हैं। दूसरी ओर ग्लोबल वेलबीइंग के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। हमारे प्रयासों से 10 साल के भीतर आयुष देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में शामिल हो गया। 2014 में आयुष से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $3 बिलियन था, $3 बिलियन। आज वो बढ़कर लगभग $24 बिलियन हो गया है। यानी 10 साल में 8 गुना ग्रोथ। इसलिए आज देश का युवा नए नए आयुष स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, इन सबसे जुड़े
900 से ज्यादा आयुष स्टार्टअप आज देश में काम कर रहे हैं। आज भारत अब 150 देशों में कई बिलियन डॉलर के आयुष प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को हो रहा है, जो हब्स और सुपर फूड्स पहले स्थानीय बाजार तक सीमित रहते थे, अब वो ग्लोबल मार्केट में पहुंच रहे हैं। साथियों, इस बदलते परिदृश्य का ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को मिले, इसके लिए सरकार हब्स के उत्पादन को बढ़ावा भी दे रही है। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा के किनारे नेचुरल फार्मिंग और जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, हमारे राष्ट्र चरित्र की, हमारे सामाजिक ताने बाने की आत्मा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरामय हो। बीते 10 वर्ष में हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलकर इस भावना को देश की नीतियों से जोड़ा है। आने वाले 25 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे प्रयास विकसित भारत का मजबूत आधार बनेंगे। मुझे भरोसा है, भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के साथ साथ निरामय भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। और साथियों, जब मैं परिणाम और प्रमाण की चर्चा करता था, हम एक काम की दिशा में बहुत ताकत लगाने वाले हैं, और वो है हमारे देश में हस्तप्रत मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत बड़ी मात्रा में बिखरी पड़ी हुई है। आयुर्वेद से जुड़ी हुई पर ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत स्थानों पर बिखरी पड़ी हुई है। अब देश अपनी इस विरासत को संजोने के लिए मिशन मोड पे काम करने वाला है। ऐसे सारा जो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, कई शिलालेखों में होगा, कई ताम्रपत्र पे होगा, कई हस्तलिखित प्रतियों में होगा, उन सबको इकट्ठा करने का काम, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, इसको हम उसी तरह टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं। तो उस ज्ञान में से क्या चीजें नई हम निकाल सकते हैं, तो उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम हम करने के लिए जा रहे हैं। साथियों, आज के अवसर पर मैं फिर एक बार देश के 70 साल से ऊपर के सभी महान बुजुर्गों को वंदना करते, उनको प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्वंतरी जयंती और 8वें आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को करीब दिवाली मनी, और वैसे भी धनतेरस धन के साथ साथ आरोग्य लक्ष्मी का भी वंदन अभिनंदन करने का आज ही का दिन है। भगवान धन्वंतरी की जयंती। आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री और विद्यार्थी परिषद के समय से हमारे साथी, हमारे सबके सुपरिचित माननीय जगदीश देवड़ा जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है। मेरे परिषद के ही साथी, अभिन्न मित्र, हमारे आयुष और उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा के मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान आपके यशस्वी सांसद और अभी जिनने विस्तार से अपनी बात रखी है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय सुधीर गुप्ता जी का।
हमारे मंच पर विराजमान सांसद बंसीलाल जी, जोरदार अभिनंदन करो राज्यसभा के माननीय सांसद बंसीलाल जी गुर्जर साहब का। माननीय विधायक और पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय विधायक चंदर सिंह जी सिसोदिया, जोरदार आपने अभिनंदन करें चंदर सिंह जी का। हमारे जिलाध्यक्ष लगातार सक्रियता के साथ काम करने वाले नाना भाई अटोलिया, जोरदार अभिनंदन नाना भाई अटोलिया का भी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और सक्रिय नेता कैलाश चावला जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। माननीय पूर्व विधायक देवीलाल जी धाकड़ साहब, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार जी, आपका भी अभिनंदन है। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सबको अभिनंदन कर दें, सबका प्रणाम करें। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे विपिन जी, माफ करना भाई, विपिन जी भी बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो विपिन भाई के लिए। और यहां से पूरा मंच एक बार हरा भरा, पूरा एक बार जोरदार अपने आप के लिए और सभी के लिए तालियां बजाएं। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई रंगों को मिलाकर ये कार्यक्रम की रचना बनाई गई, लेकिन खासकर धन्वंतरी जयंती अगर है तो धन्वंतरी जयंती का आनंद आज जो बरसा है। हमारे 3 मेडिकल कॉलेज, मंदसौर, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, उनकी परिवार की हमारी यहां पर श्रीमती उर्मिला महन पटवा जी पधारी है, उनका भी मैं वंदन करता हूं। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के परिवार की बेटी यहां है। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जिनके नाम पर अभी थोड़ी देर पहले मैं नीमच पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करके आया हूं। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर आज ही यहां मेडिकल कॉलेज भी और नर्सिंग कॉलेज दोनों की सौगात मंदसौर को मिली, जोरदार अभिनंदन करो अपने इस क्षेत्र के लिए। और 512 अलग अलग आयुर्वेद क्षेत्र के हमारे डॉक्टरों के द्वारा आज उनको जो सुविधा देने के लिए अधिकृत शासन का नियुक्ति पत्र दिया, जोरदार अभिनंदन करो। 512 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की आज नियुक्ति की है। इंदर सिंह जी, आपके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया, एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए। मुझे बताया गया कि एलोपैथिक में तो 65 साल तक हमारे डॉक्टर काम कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 62 पे रोक देते। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या फर्क? जैसे हमारी शरीर की 2 आंखें हैं, ऐसे ही दोनों हैं। तो मैं घोषणा करता हूं, आप आगे से 65 साल तक आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार के चिकित्सक हमारे 65 साल तक शासकीय सेवाएं दे सकेंगे। मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने 3 मेडिकल कॉलेज सिवनी, नीमच और मंदसौर, तीनों के अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार से आज लोकार्पण हुआ है, और नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, ढेर सारी सौगातें आज मिली है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे चिकित्सा क्षेत्र में ये नई जो शुरुआत हुई है। और अगर गिनती करें तो हमारे आज के बाद में ये धीरे धीरे करके पीपीपी मॉडल भी मिला ले। सभी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश अपने लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने में देश भर में सक्षम हो रहा है। कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से कॉलेज खुल रहे हैं और कितने कदम कदम पर अब नीमच, मंदसौर, रतलाम ये तो प्रारंभ हो ही गए, लेकिन अभी आने वाले समय में राजगढ़, उज्जैन 8 नए मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, कहां से लाएंगे? कितना बड़ा क्षेत्र है। और 12 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज। संदीप जी, मैं सही बोल रहा हूं ना? अभी 12 मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करो ये पीपीपी मॉडल पर।
नीति आयोग के आधार पर मैं आज आपके बीच में इस बात को रख करके, माननीय राजेंद्र जी हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जब हम मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे तो पहले मेडिकल एजुकेशन अलग, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था अलग, दो अलग अलग मंत्रालय थे। हमने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, दोनों एक ही होना चाहिए, अलग अलग करने से व्यवस्था बढ़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चिकित्सा क्षेत्र को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इसलिए दोनों विभाग मिला करके एक ही मर्ज किया गया और इसके बाद लगातार ये सारे मेडिकल कॉलेज मिलाएं तो बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे, अब आप अंदाज लगा लो, अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज के बच्चे बैठे हैं जिनको मैंने उनका अपना गाउन पहनाया है तो कितना अच्छा लगता है। अपने उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के बच्चे आगे जाकर के मेडिकल में सेवा देंगे। तो आप चिंता मत करो, एलोपैथिक का तो कर ही रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के भी 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जिनके माध्यम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनेगी। 5 मेडिकल कॉलेज तो इसी सत्र में खुलेंगे और 6 अगले सत्र तक जाएंगे। वो 47 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे लिए वर्तमान के दौर में, अब तो 55 जिले हैं, लेकिन आयुष्मान विभाग के माध्यम से आयुर्वेदिक के सभी प्रकार के मेडिकल, होम्योपैथिक और यूनानी एक एक मिला लें तो 57 से ज्यादा कॉलेज मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये हमारा समृद्ध मध्य प्रदेश जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है। और केवल चिकित्सा नहीं, आज तो एक नया सवेरा निकला है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अभी तक तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज 60 साल के अंदर होता था, लेकिन अब 70 साल वाले अलग से लोगों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके माध्यम से आज सौगात मिली है। हमारे सभी प्रकार के चिकित्सा परमात्मा के द्वारा दिया हुआ या काया है। कोई कारण से बीमार हो जाए, कोई कारण परेशानी आ जाए तो आज अपने बीच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 लाख की ताकत दी है। कोई भी बीमार होगा हम उसके हाथ में आयुष्मान कार्ड देंगे। लेकिन आज इससे बढ़कर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है, कृपया आप सब भी सुन लेना, ये आपके लिए दी है। जो भी आयुष्मान कार्डधारी है वो अपने किसी भी स्थान पर, गांव के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे, कोई रोड के ऊपर किसी कारण से उसको अच्छे चिकित्सालय पहुंचाना है तो हमारी सरकार ने, आपके यहाँ तो हवाई पट्टी है मंदसौर, नीमच, रतलाम में, उनके लिए हवाई जहाज भेजेंगे, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और जहां हवाई पट्टी नहीं है, कोई कारण से जंगल का इलाका है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करेंगे कि इसको दिल्ली, बंबई, इंदौर, भोपाल, जहां अच्छी चिकित्सा सुविधा है तो हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वहां से भी उठा के ले जाएंगे। हमारे अपनी सरकार का निर्णय है, गरीब आदमी की जीवन बचाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। हमारे लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये बड़ी बात नहीं है। गरीब आदमी के जीवन में एक कोई कष्ट आ जाए, ऐसे में उसका जीवन बचाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अगर वो आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं तो हम आगे बढ़कर के उनके नेतृत्व में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन आज तो यहीं पे मंदसौर से सच्चे अर्थों में हमारे किसानों की दिवाली भी मनी है। 88 लाख किसान के परिवार में। अब बताइए, पहले दूसरी सरकारें थी, उन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं की। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है जिनने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए कोई अंतर नहीं है। यहां 88 लाख परिवारों को 6,000 रुपया प्रति किसान परिवार, उनके माध्यम से
1625 करोड़ की राशि उनके खाते में धनतेरस और दिवाली मना रही है। ये सौगात यहां से दी गई है। वो सारे किसान परिवार को मैं बधाई देना चाहूंगा। ये प्रधानमंत्री की योजना थी, उन्होंने 6,000, वो 6,000 हमारे माध्यम से अर्थात 12,000 रुपया प्रत्येक परिवार में देने का आज जो ये सिलसिला हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल ये नहीं, विकास के मामलों में भी आज 127 करोड़ से ज्यादा धनराशि के अलग अलग प्रकार के जो निर्माण कार्य के शुभारंभ हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस विकास कार्य के इस कारवां के लिए। लगातार सरकार के द्वारा केवल एक नहीं, ऐसी कई योजना हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन खास करके जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो हमारे अपने क्षेत्र के अंदर मंदसौर में अभी सांसद जी ने एक बात मांगी है। आपने कहा मंदसौर नीमच में औषधि खेती होती है, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और खेती किसानी में भी मध्य प्रदेश का नेतृत्व करता नीमच मंदसौर, आपको बधाई देना चाहता हूं। वाकई आप खेती करते, आप खेती काय की करते हो तो आप ही जानते हो। जो कोई नहीं कर सके वो मंदसौर नीमच करके बताता। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। अश्वगंधा, धोली मुसली और काला सोना, ये भी अधिकृत रूप से आपके ही होता है। अफीम की खेती डोडा चूरा के माध्यम से, वो भी औषधि है। लाइसेंस के आधार पर हमारे किसान पूरे देश की सेवा करते। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। तो हमने अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार करने का घोषणा की है, लेकिन जो आपके यहां पर विभिन्न प्रकार की औषधि खेती होती है, हार्टिकल्चर की, लहसुन, आलू, प्याज, तमाम प्रकार की तिल, जो पता नहीं क्या क्या काय की खेती होती है। तो आने वाले समय में नीमच मंदसौर जिले के अंदर हार्टिकल्चर के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई जाएगी, ये घोषणा मैं यहां करता हूं, जिसके माध्यम से खेत में किसान पसीना बहाता है, सभी प्रकार की फसल उत्पन्न करता है। ऐसे में उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, उसके उत्पादनता को प्रोत्साहन मिले, सरकार उसके साथ खड़ी दिखाई दे, ये सौगात देने की हमने बात कही है। एक कोई 4 लेन मांगा है बियाल आपने, तो सीतामऊ से तो परीक्षण करा करके इसको भी कराने की घोषणा करता हूं, ताकि परीक्षण के बाद मंदसौर से सीतामऊ सुवासरा अगर ये रोड बनाना है और वाजिब हो तो जरूर बनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से चलो, अरे तुम तो सब्जी भाजी लड्डू पकौड़े साहब एक ही दिन खिला दोगे, अगली बार भी तो हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार ताली बजाओ, अगली बार बुलाना भैया, एक ही बार में मत निपटाओ, अगली बार आना कि नहीं आना। गरोड़ वालों मांगे वो भी मिलेगा और आपके यहां भी मिलेगा बाबूलाल जी। आज तो मंदसौर में आते आनंद आ गया, आपने कितना अच्छा मन रखा। ये कार्यक्रम की सौगात देने के पहले हमारे ऐसे परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ दिवाली मनवाई। वाकई मैं आपको बधाई देता हूं, जिला प्रशासन सहित सभी नेताओं के लिए, जिनके परिवार से कोविड के समय उनके अभिभावक चले गए। ऐसे बच्चों की जवाबदारी भी हमारी है। ऐसे कई जातियां हैं जिनको समाज में पता नहीं क्या क्या बोलते भी शर्म आती, लेकिन उनके बच्चों के साथ भी ये दिवाली मनाने का जो मौका दिया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाओ। ये रचनात्मक सोच है, ये सकारात्मक सोच है। ऐसे सोच से ही हमारी अपनी मन के भाव प्रकट होते हैं। आज यहां मन से मंदसौर के नए पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। अपने सभी प्रकार की छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट दोगे, जिला प्रशासन के माध्यम से वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। मंदसौर के अंदर आज जिस प्रकार से 302 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते 302 करोड़ का? वो सब मिलाकर के 2000 करोड़ का ये जो नए निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ,
मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने में कितनी भी कहानी लिख दें, लेकिन पत्र पूरा कब होता है? जब लिखते हैं कि आगे क्या लिखे, आप खुद समझदार हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी अच्छी सारी व्यवस्था हुई, तो अब आगे क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं। एक बार फिर आप सबके लिए दिवाली की बधाई, धनतेरस की बधाई। विकास के मामले में सदैव आपका साथ मिलता रहेगा, तो मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बनकर रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व का ही प्रतिफल कि आज मध्य प्रदेश हर दिशा में अग्रणी भूमिका। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, ऐसे नेतृत्व हमें मिले हैं जो दूरगामी सोच और नवाचार के साथ मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। अब हमारी परंपरा है इस समय स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करने के लिए आदर पूर्वक आग्रह उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा साहब से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे डीन इस समय डॉक्टर शशि गांधी मैम, जो कि मेडिकल डीन हमारे इस समय सुंदरलाल जी पटवा विद्यालय से महाविद्यालय के सम्माननीय डीन मैम से आग्रह कि आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना स्मृति चिन्ह, ये भाव है हमारे मध्य प्रदेश का, ये भाव है माननीय मोहन जी के नेतृत्व का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का। और आज मध्य प्रदेश हर दिशा में इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर स्वरोजगार, हर दिशा में मध्य प्रदेश आपके नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिख रहा है। और अब आभार व्यक्त करने के लिए माननीय आग्रह करूंगा आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी से, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव साहब ने जो आज यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन जो करा है, मैं उनको तहे दिल से धनतेरस की बधाई भी देता हूँ। प्रत्येक कार्यकर्ता और नागरिक की तरफ से इतनी बड़ी सौगात और इतनी सारी सौगातें देने के लिए पूरे मंच की तरफ से और पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। और मंदसौर से सीतामऊ सुहासरा गरोट आगे तक जो 4 लेन की घोषणा करी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। यकीनन तौर पर मध्य प्रदेश की विकास एक नई गति के साथ, एक नई ऊंचाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं।